नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। पहली खबर पर नजर डालेंगे। 6 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज है। दिल्ली में यूपी सदन में सीएम योगी मौजूद है। पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका। तो वही दूसरी खबर है, योगी सरकार का किसानों को तोहफा, एमएसपी पर फसलों की खरीद जल्द की जाएगी। तो तीसरी खबर की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। चौथी खबर पर नजर डालें तो चौथी खबर, पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। पांचवी खबर पर नजर डालें तो अखंड रामायण पाठ पर सरकार वर्सेस विपक्ष हो चुका है। सरकार के निर्देश के बाद विपक्ष हमलावर हुई है। छठी खबर पर नजर डालते हैं, जहां माफिया अतीक के गुर्गे ने उगला राज, जेल के अंदर से अतीक चलाता है रंगदारी का खेल। तो ये 6 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पंजाब के 9 अफसरों पर गिरी गाज। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेजी। 20 मिनट तक फंसा था पीएम मोदी का काफिला। ये वो वक्त था जब वो तस्वीरें हर किसी को याद है, किस तरह से पीएम मोदी का ये काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा, जिसके बाद लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अपनी जान को लेकर जो बयान दिया था कि मैं जिंदा लौट आया, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया और इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो सुरक्षा में चूक का मामला ये सामने आया था। तो पंजाब में प्रधानमंत्री का ये काफिला और 9 अफसरों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि पंजाब का दौरा था और प्रधानमंत्री को रैली को संबोधित करने जाना था, और इसी दौरान जिस तरह से ये भारी चूक सुरक्षा में देखने को मिली थी, और इस सुरक्षा में चूक मामले पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो पंजाब के 9 अफसरों पर गाज गिरी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री का ये काफिला पहुंचा था, देखिए उस दौरान ऐसा था कि रैली को संबोधित करने पहुंचना था और एक बड़ी चूक देखने को मिली थी, और प्रधानमंत्री का वो बयान भी सबको याद है कि मैं जिंदा लौट आया, यही बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 9 अफसरों को निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर जा रहे थे। निश्चित रूप से आपने देखा उस समय किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो बीच में फंस गया, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षा में चूक हुई। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया था। और पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने पहले ही जो ये टीम है उसने एक रिपोर्ट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में को सौंपी थी और बताया था कि क्या कुछ पूरा कारण रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार कह रही थी कि हमारी तरफ से चूक नहीं हुआ है, और केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तमाम दलीलें भी दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं कई अफसरों पर, करीब 9 अफसरों पर एक तरीके से गाज गिरी है, जिसमें कई ऐसे अफसर हो जो तत्कालीन समय में, यानी कि जब ये वाकया हुआ तो कई महत्वपूर्ण पदों पर ये अफसर थे, और लंबी जांच चली है। चूंकि अगर हम बात करें तो देखिए 2022 के बाद से लगातार एक के बाद एक जांच हुई है, कई लोगों से इस दौरान पूछताछ हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर बात करें तो राज्य सरकार, किसी राज्य में प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो सबसे पहले राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है, और राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना है। ऐसे में जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो झंडे हैं वो भी कहीं ना कहीं लहराए गए थे, और कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है वो सुरक्षा में प्रधानमंत्री की हुई थी। उसके बाद
हाई वोल्टेज ड्रामा कहीं ना कहीं चला था। कई आरोप प्रत्यारोप के जो राजनीति है वो भी तेज हो गई थी। ऐसे में अब इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं 9 अफसरों पर सीधे तौर पर गाज गिरी है, यानी कि 9 अफसरों को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी पाया गया है। ये अफसर वो थे जो कहीं ना कहीं पूरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी जवाबदेही थी, और शायद उस जिम्मेवारी का निर्वहन जो है ये अफसर नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि इन अफसरों पर कहीं ना कहीं गाज गिरी है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। आरोपी मोहम्मद आसिफ और सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। भारत में 2047 तक इस्लामिक रूल लागू कराना चाहते थे आरोपी। पीएफआई को भारत सरकार के पिछले साल सितंबर में बैन किया था और अब देखिए इस पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहली चार्जशीट दाखिल हुई है पीएफआई को लेकर। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से पिछले साल ही सितंबर में इसे बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। और आपको बता दें पीएफआई का मकसद था किस तरह से 2047 तक पूरा इस्लामिक। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, पीएफआई को लेकर जहां एक तरफ भारत सरकार ने पिछले साल ही बैन लगा दिया, लेकिन अब इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहली चार्जशीट पीएफआई के खिलाफ ये दाखिल की गई है 2 आरोपियों के खिलाफ। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी ऐसे संगठन जो कि प्रतिबंधित संगठन है जिस पर बैन कुछ सालों के लिए लगाया गया है, तो निश्चित रूप से आप देखिए इसमें पहली जो चार्जशीट है वो एनआईए की ओर से दाखिल की गई है। इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी पीएफआई के सदस्यों पर कार्रवाई एनआईए की टीम ने पिछले कुछ महीनों में की थी, तो कई जगहों पर करीब एक साथ करीब अगर हम बात करें तो 30 से 40 ठिकानों पर एक साथ जो कार्रवाई है वो हुई थी। कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि कई सदस्यों से पूछताछ में ये पता चला था कि ये जो सदस्य हैं 2047 तक पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश है वो रच रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विदेशी फंडिंग भी निकलकर कहीं ना कहीं सामने आई थी कि इन लोगों को विदेशों से भी कहीं ना कहीं फंड दिया जा रहा है। और सभी बिंदु पर एनआईए ने लंबी जांच की थी। कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई के कई ऐसे जो अध्यक्ष थे, खासतौर पर राज्यों के अध्यक्षों की बात करें उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी पूछताछ हुई थी। और कई आपत्तिजनक चीजें जो है वो पीएफआई के सदस्यों के यहां से बरामद हुए थे। कई लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी जो आरोप है वो पीएफआई के सदस्यों पर लगे। तो निश्चित रूप से एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। और इस पूरे चार्जशीट की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए पूरे चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पीएफआई के जो कुछ सदस्य हैं वो एक साजिश रच रहे थे, देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, एक षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरीके से पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। यही नहीं, कई देश विरोधी गतिविधियों में भी ये पीएफआई के सदस्य शामिल थे। कई पन्नों की चार्जशीट कहीं ना कहीं बनाई गई है। तो निश्चित रूप से पहला कदम कहीं ना कहीं एनआईए की ओर से ये उठाया गया है ताकि अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधि में सम्मिलित हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द सजा दिलाया जा सके। और खासतौर पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की कहीं ना कहीं जो पुष्टि है वो एनआईए कर सकती है। और यही कारण है कि चार्जशीट जब बनाया गया तो पूरे तरीके से क्रमशः बिंदुवार पूरे जो आरोप है उसको उस चार्जशीट में दाखिल किया गया। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो भारत में 2047 तक किस तरह से इस्लामिक का नेशन बनाना था, इसे लेकर कहीं ना कहीं ये मकसद था पीएफआई का, जिसके बाद एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ अब पहली चार्जशीट दाखिल की है। 2 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचे हैं। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम भी रहने वाला है। विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान कई सारी योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ देखिए 2024 की तैयारी में बीजेपी लगातार है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में जन जन तक इन योजनाओं को पहुंचाना है ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा मिल सके।
कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा की जाएगी। पीयूष हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात आज होनी है। क्या कुछ इस मुलाकात में रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचे हैं, उनका पूरा काफिला पहुंचा है। अभी भी वो यूपी सदन में मौजूद हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संभवतः वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जब भी दो बड़े नेता मुलाकात करते हैं तो निश्चित रूप से कई राजनीतिक चर्चाएं भी होती है। चूंकि 2024 के चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में चर्चाएं कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरीके का आधिकारिक तौर पे ये नहीं कहा गया कि आखिर ये मुलाकात किस लिए हो रही है। कयास लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कार्यक्रम दिल्ली में है, चूंकि वहां पे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके यहाँ एक निजी कार्यक्रम है, वहां पे भी तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी अभी भी है। तो निश्चित रूप से वहां पे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। लेकिन एक बात इस तरह से है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर अगर हम देखें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश से आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि किस तरीके से रणनीति बनानी है, ताकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ठीक है जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो किस तरीके से ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर की खरीद करने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि सरकारों ने सरसों और चना और मसूर की खरीद समर्थन मूल्य करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि किसानों के बीज का वितरण भी किया जाएगा। जायद सीजन में ज्वार, बाजरा और मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुछ 15,000 प्रति क्विंटल अनुदान और अधिकतम 50% धनराशि अनुमानित की गई है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। आपको यह स्मरण होगा कि हम लोगों ने तिलहन और दलहन के इस साल 11 लाख निःशुल्क मिनी किट लगभग 11 लाख किसानों को उपलब्ध कराए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का आच्छादन हुआ और क्रॉप भी बहुत अच्छी है। और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है। शाही को आप सुन रहे थे, किस तरह से योगी सरकार के इस बड़े फैसले की घोषणा हुई और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से सरसों, चना और मसूर की एमएसपी पर अब खरीद होगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना, मसूर खरीदा जा सकेगा। तो जायद सीजन में ज्वार, बाजरा और मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुल 15,000 प्रति क्विंटल अनुदान, अधिकतम 50% धनराशि अनुमानित की गई है। मैनपुरी में सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की द्वेष भावना से काम कर रही है, लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ था, फिर प्रदेश में कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो गया था।
सरकार हिटलरशाही पर आती है तो इसी प्रकार से सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ते हैं, और जितना ही सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ता है उतना ही सरकार की विदाई का समय नजदीक आ जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए एक धर्म विशेष के लिए सरकार की मेहरबानी कहीं न कहीं संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है पक्षपात करना। वहीं उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक गैंग के मददगार पुलिसकर्मियों की बन रही है सूची, तो गैंग के सदस्यों की मददगार पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। तो सिपाही से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों पर मदद करने का आरोप है। तो तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध पुलिसकर्मियों के नंबर सर्विलांस पर है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त करने की तैयारी में प्रशासन है। जिस तरह से अतीक के गुर्गों का साथ देने के लिए तमाम पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं देखिए ये मिली भगत सामने आई थी, और इसके बाद अब उन सभी पुलिसकर्मियों के नंबर सर्विलांस पर हैं। और लगातार ये बड़ी कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी आपको बता रही है, जहां अतीक गैंग के मददगार पुलिसकर्मियों की सूची बन रही है, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। तो गैंग के सदस्यों की मददगार पुलिसकर्मियों पर अब गाज गिरने की तैयारी है। तो सिपाही हो या फिर सीओ स्तर का अधिकारी हो, तो तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अब ये सूची तैयार की जा रही है कि आखिर कौन वो भेदी है जो लगातार तमाम तरह की सूचना अतीक के गुर्गों तक पहुंचाता रहा, और इसमें कौन कौन से पुलिसकर्मी या अधिकारी शामिल हैं, उन सभी की सूची बनाई जा रही है। इसके साथ ही कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, सर्विलांस पर कॉल रखा जा रहा है। तो सिपाही से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों पर मदद करने का आरोप है, और इन आरोपों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो संदिग्ध पुलिसकर्मियों के नंबर सर्विलांस पर है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, पीएम आवास पहुंचे सीएम योगी, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात का जिक्र किया जा रहा था। तो पीएम आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। हालांकि ये देखिए मुलाकात कितने घंटों तक रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। इस दौरान किन किन विषयों पर चर्चा होगी और ये मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो भी खास होती हैं। जब भी प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में तस्वीरें होती है वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए और आप तस्वीरों में देखेंगे यही प्रधानमंत्री आवास है और यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो उनका काफिला है वो पहुंचा हुआ है। चूंकि आज जो मुलाकात है उनका समय रखा गया था और उसी समयानुसार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सदन से सीधे वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं और संभवतः ये मुलाकात 2 से 3 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि चंद मिनट पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर इस पूरे मुलाकात की बात करें तो आप देखिए शिष्टाचार मुलाकात का नाम अक्सर दिया जाता है जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। जब भी पिछले दौरे पर अगर हम बात करें, जब भी वो प्रधानमंत्री से कभी भी मुलाकात करते हैं तो शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, खासतौर पर राजनीति के लिहाज से बात करें, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया जाता है। लेकिन आप देखिए जब भी दो बड़े राजनीतिक नेता मुलाकात करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं भी होती है कि किस तरीके से पार्टी को, संगठन को और मजबूत किया जा सके और बेहतर जो प्रदर्शन है वो पहले से ज्यादा हो सके। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर हम बात करें तो कितनी देर ये मुलाकात चलती है, क्योंकि अगर हम पिछली मुलाकात की बात करें तो करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली थी और करीब कई विषयों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई थी। तो ऐसे में अब ये मुलाकात कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री से हो रही है। और आप देखिए जब भी प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं तो कई विजन होते हैं प्रधानमंत्री के पास जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कई नई बातें प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री को अवगत कराते हैं हर उस चीज से कि किस तरीके से योगदान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश को, किस तरीके से और बेहतर बनाने की जो कवायद है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो दिल्ली दौरा माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक जो निजी कार्यक्रम है अनुप्रिया पटेल के यहाँ, वहां पे भी सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात खत्म होने के बाद सीधे संभवतः वहीं पे जाएंगे। बिल्कुल पीयूष, और देखिए जब तस्वीरें आएंगी इस मुलाकात की, जब भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात जब होती है तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और देखिए वो तस्वीरें भी बहुत चर्चा में रहती है कि आखिर क्या बातचीत हुई होगी उन दोनों के बीच। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। आपने पिछली मुलाकातों में देखा कि किस तरीके से पुस्तक जो है वो प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था। और जब आपने देखा जब चुनाव जीत कर आए तो दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री से मिलने उस दौरान भी आए थे। तो किस तरीके से हाव भाव था, एक खुशी होती है। और निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात जब होती है या जब दो बड़े और दिग्गज चेहरे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होती है और एक उत्साह होता है कि सब लोग साथ हैं और सब लोग साथ मिलकर कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देंगे। और चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब से कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहतर किस तरीके से और कर सकती है, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भदोही से है जहां पर सामर्थ्य फाउंडेशन के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता और मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह कार्यक्रम डीग ब्लॉक अंतर्गत डीपीएम स्कूल सीतामढ़ी के हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को महामारी के समय स्वच्छता रहने और पैड के इस्तेमाल समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने महिलाओं और किशोरियों को पौष्टिक और संतुलित आहार देने के लिए भी सलाह दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी ने किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 300 से ज्यादा महिलाओं को फ्री पैड्स वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रम में बेहतरीन पहल है। ग्रामीण अंचल की महिलाएं बच्चियों में मासिक धर्म के विषय में और सजगता होनी जरूरी है। इस मौके पर डॉक्टर रत्नेश पांडे, डॉक्टर जया सीडीओ, यशवंत कुमार, डॉक्टर देवेश पांडे, धर्मेंद्र सिंह, संजय सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सामर्थ्य फाउंडेशन के सौजन्य से जिला प्रशासन इसमें साथी पार्टनर रहा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो मासिक धर्म होता है उसके बारे में आज माता सीता समाज स्थल जहाँ पर स्थित है उस गांव में एक कार्यक्रम विशेष कर रखा गया। ये मैसेज देने के लिए कि मासिक धर्म अभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जिसमें हमें एक कदम आगे और चलकर महिलाओं के साथ सहयोग करना चाहिए और पुरुषों को वो संवेदनशीलता जो ज़रूरी है जिससे ये मासिक धर्म के पीछे जो एक टैबू इस समाज में है वो दूर हो सके और न केवल
महिला खुलकर इस बारे में बात कर सके। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।